बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, स्टोरी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने कमरे में बैठी अपने सामने बैठी इस लड़की के हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। वो लड़की जो कुछ देर पहले भी आई थी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज उसकी मेहंदी की रस्म अदा होनी थी। मैं इसको देखते हुए उदासी से मुस्कुरा दी। काश कि मैं भी कभी इसी तरह अपने हाथों पर इसी तरह मेहंदी लगाकर शादी करके अपने शौहर के साथ एक हसीन ज़िंदगी गुजार। मगर ये एक तल्ख हकीकत थी कि मैं इतनी खुशकिस्मत बचपन से ही ना थी। मेरे जहन में अपने बचपन से लेकर जवानी तक के सारे वाक़यात घूमने लगे थे। मेहंदी बस इस लड़की को लग ही चुकी थी। बाजी, आपका बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है आपने। वाकई आपके हाथ में जादू है। आप जैसी मेहंदी पूरे गांव में कोई नहीं लगा सकता। वो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी मेरी तारीफ करने में ज़मीन आसमान एक कर चुकी थी, मगर मुझे अपने अंदर खुशी का ऐसा कोई एहसास न महसूस हो रहा था। ज़िंदगी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त से पहले थका दिया था। अब बस मैं एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजारती जा रही थी। जो भी मुझे कुछ काम का कहता मैं बगैर किसी भी किस्म का एतराज़ किए वो कर देती थी। मेरे साथ कमरे में मेरे साथी लड़की भी जब मुझे इस तरह देखती तो मुझे एक बुरी औरत से तशबीह दिया करती थी, जिसके जवाब में मैं बस तल्खी से मुस्कुरा दिया करती थी। वो लड़की मेहंदी लगवाने के बाद मुझे मेरे काम के पैसे दे चुकी थी। अब बस पंखे के नीचे बैठी सूखने का इंतज़ार कर रही थी। अभी इसकी मेहंदी सूखी ना थी कि एकदम से लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से पंखा बंद हो गया था। इस लड़की की मेहंदी सूखना बहुत ज़रूरी था, वरना वो ख़राब हो सकती थी। मैंने इसको अपने साथ आने का इशारा किया और ऊपर छत पर चली गई। वहाँ पर आज मौसम अच्छा होने की वजह से हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था। वो लड़की एक तरफ बिछी चटाई पर एहतियात के साथ बैठ गई थी। हम थोड़ी बहुत बातें करने लगे थे, जिसमें ज़्यादातर वो लड़की ही बोलती जा रही थी। मैं तो बस हूँ हाँ में जवाब दे दिया करती थी। इस लड़की के पास सुनाने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि इसका एक अलग खुशहाल ख़ानदान था, जबकि मैं हमेशा ही से तन्हा ज़िंदगी गुजारने वाली एक यतीम लड़की, जिसका कोई भी अपना ना था जिससे वो अपने दुख सुख बांट सकती, लाड से फरमाइश कर सकती थी। वो लड़की ना जाने क्या कुछ बोलती जा रही थी, जबकि मैं खामोशी से सामने फिजा में किसी गैर मरे नुक्ते को देखे जा रही थी। वजी, मेरी मेहंदी तकरीबन सूख चुकी है और अब जाने का वक्त भी हो चुका है, तो मैं अब जाती हूँ। खुदा हाफिज़। इस लड़की की तेज़ आवाज़ में कहने पर मैं जो ख्यालों में खोई हुई थी होश की दुनिया में लौटी। इस लड़की को चौंक कर देखा जो अपनी चादर दुरुस्त करती नीचे की जानिब जा रही थी। उसने मुझे भी अपने साथ नीचे आने का कहा, क्योंकि मौसम अब कुछ अबर आलूद होने लगा था। मगर मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था। घुटन का एहसास हुआ, जिसकी वजह से नीचे कमरे में जाने के बजाय मैं ऊपर छत पर बैठने का ही इरादा किया। मैं चारपाई पर ही मंडेर के करीब बैठ गई थी। इधर उधर देखते हुए मेरी निगाह अपने करीब चटाई पर पड़ी, इस मेहंदी पर पड़ी, जिससे एक अजीब सी सूंधी खुशबू आ रही थी। अचानक से मेरे दिल में ख्वाहिश बेदार हुई, जिस पर अमल करते मैंने आहिस्ता से वो मेहंदी की कोन उठाई और अपने हाथों पर लगाने लगी। मैं काफ़ी महारत से अपने हाथ पर मेहंदी लगा चुकी थी। मेहंदी लगाकर अपने हाथ को घुटने पर रख कर सूखने छोड़ दिया था, मगर कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक से तेज़ हवा चलने लगी थी। मैंने हैरत से इतनी तेज़ आंधी को देखा जो कि तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मैं घबरा कर अपनी जगह से उठी, क्योंकि यहाँ छत पर इस तूफान में अकेले बैठना मुझे कुछ ठीक ना लगा था। मैंने बहुत से लोगों से सुना रखा था ऐसी लड़कियों का मेहंदी लगाकर अकेले छत पर बैठना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस तरह इर्द गिर्द मौजूद अनदेखी मखलूक इन पर आशिक हो सकती है। मेहंदी की खुशबू तेज़ हवा की वजह से बहुत ज़्यादा तरफ फैल चुकी थी। मैंने अपने सर से ढिलकता हुआ दुपट्टा ठीक किया, जो कि बार बार गिर जाता था। जल्दी से दुपट्टा के अंदर अपने हाथों को छुपाया, मगर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए जो दरवाज़ा था इसको बंद देखकर बहुत खौफज़दा हो गई थी। फिर अपने आप को तसल्ली दी कि ये ज़रूर ये हवा तेज़ हवा की वजह से बंद हो गया होगा। मैंने जल्दी से अपनी मेहंदी के ख़राब होने की परवाह किए बगैर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो काफ़ी ज़ोर से बंद हो चुका था। मेरा चेहरा एकदम जर्द पड़ गया था।
کہ اب میں کیا کروں گی، یہ دروازہ تو مکمل طور پر جام لگ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر بھی اس دروازے کو نہ کھول پا رہی تھی۔ موسم کی طرف ایک نگاہ دوڑائی تو وہ خطرناک حد تک خراب ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا، ایسا لگا جیسے کوئی تھا جو دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق اس چھت پر تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف ایک پوری اسراریت چھائی ہوئی تھی۔ میں زوردار انداز میں دروازہ بچاتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی تھی، مگر کوئی بھی اوپر میری آواز سن کر نہ آ رہا تھا، حالانکہ یہاں سے میرا کمرہ کافی قریب تھا۔ میں اکثر آواز دیکھ کر کسی لڑکی کو بلا لیا کرتی تھی۔ اب حیرت انگیز طور پر اتنا سناٹا ہونے کے باوجود کوئی بھی میری مدد کو نہ آ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی پوری اسرار طاقت نے میری آواز کو اپنی طاقت سے روک رکھا تھا۔ خوف اور بے بسی کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے تھے۔ میں وہیں پر دروازے کے قریب بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اس مہندی کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی ایسے چھت پر تنہا بیٹھ کر مہندی لگانے کی۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور آنکھیں بند کر کے سورج جن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے آس پاس کچھ اس سے پوری سران مخلوق موجود تھی، جن سے حفاظت کے لیے میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ مجھے قرآن کی بہت سی ساری صورتیں زبانی یاد تھی، اس وجہ سے میں نے سورج جن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے اوپر پھونکی اور اپنے ہاتھوں پر بھی پھونک لی تھی۔ میں مسلسل کلام پاک پڑھتی جا رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ تیز ہوائیں تھم چکی ہوں۔ وہ طوفان جس نے ہر طرف ایک عجیب سا شور اس سناٹے میں پھیلایا ہوا تھا، وہ بھی رک گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو ہر طرف ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے یہاں پر آندھی آئی ہونا۔ آسمان پر جو کچھ دیر پہلے کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے وہ اب جا چکے تھے۔ چاند کی روشنی پوری چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی سیڑھیوں سے اترنے کے لیے مڑی تھی کہ دروازے کو کھلا دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ آخر یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ مگر پھر سر جھٹک کر جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں جو دوسری لڑکی تھی وہ کب کی سو چکی تھی۔ میں بھی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی جلدی سے باتھ روم گئی اور اپنے ہاتھوں سے مہندی کو اچھے طریقے سے دھویا۔ مہندی کا رنگ بہت ہی زیادہ تیز آیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی کیونکہ اتنی تھوڑی دیر مہندی لگانے سے اتنا تیز رنگ۔ جلدی سے اپنے ہاتھ پونچھ کر اپنے بستر پر آ کر نیند دراز ہو گئی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کر کھڑکی سے موسم کا اندازہ لگایا تو سب ٹھیک دیکھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرتی سونے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ میرا نام فروا ہے۔ میں پچھلے 7 سالوں سے گاؤں کے ہی ایک ویران علاقے میں موجود یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ یہاں پر میری ہی طرح کی اور بھی بہت سی بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں۔ ہر لڑکی کی اپنی کہانی ہے۔ کوئی پیدا ہوتے ہی والدین کی حادثاتی طور پر وفات کی وجہ سے یہاں پہنچ گئی تھی، تو کسی کو ان کے گھر والوں نے باپ کا سایہ سر سے ہٹ جانے پر بے گھر کر ڈالا تھا۔ میں ہر کسی کی دکھ بھری داستان جانتی تھی اور ان سے دلی ہمدردی محسوس کرتی تھی، کیونکہ مجھے ان کے اندر اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ میری اب تک یہاں کی ہر لڑکی سے اچھی بات چیت پیدا ہو چکی تھی، مگر آج تک میں نے اس یتیم خانے میں آنے کے بعد کوئی پکی سہیلی نہ بنائی تھی۔ مجھے اب سہیلی بنانے سے خوف آتا تھا، کیونکہ سہیلی جیسے رشتے سے میرا اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اب بس میں نے آئندہ کی زندگی اسی طرح تنہا گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے کمرے میں ایک تو لڑکیاں اور بھی رہتی تھی، جو کہ شروع میں میری بہت زیادہ حساس طبیعت کی وجہ سے میرے ساتھ دوستی کرنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر میرا رویہ اس معاملے میں ایک دم سرد ہو جاتا تھا۔ میں ان کی اکثر کام کاج میں مدد کر دیا کرتی تھی، مگر پھر بھی اپنی دل کی باتیں ان کو نہ بتاتی تھی، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ سہیلی جیسے خوبصورت رشتے سے دھوکہ کھا چکی تھی، جس کے بعد دوبارہ کبھی بھی زندگی میں کسی سے اپنے دل کا درد نہ بانٹنے کا عہد کر چکی تھی۔ میں ہمیشہ سے اس یتیم خانے میں نہیں تھی، بلکہ میرے سگے رشتہ دار ہی مجھے یہاں پر آنے پر مجبور کر چکے تھے۔ میرا اپنا بھائی جو کہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کر کیا کرتا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ سے ایسا بدظن ہوا کہ پھر دوبارہ میری شکل دیکھنا بھی گوارا کرنا کرتا تھا۔
اب تو جیسے میرے اندر سے ہر احساس مٹ چکا تھا۔ ایک وقت تھا جو میں بھی اپنے والدین کے گھر کی چڑیا ہوا کرتی تھی، جو جہاں وہاں موج مستی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے کوئی غم یا تکلیف میرے والدین نہ ہونے دیتے تھے۔ میرے ابو تو مجھے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی شہزادی تھی۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو کہ مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کی تو جیسے مجھ سے مجھ میں جان بستی تھی۔ جب تک مجھے دن میں نہ دیکھ لیتا اس کی صبح ہی نہ ہوتی تھی۔ ہمارے خاندان والے اس بات پر کافی اعتراض بھی کرتے تھے کہ لڑکی ذات ہے، اس کو اتنا سر پر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل کو اسے دوسرے گھر بھی جانا ہوگا تو 1000 شکایتیں آیا کریں گے، کیونکہ اس سسرال والے کبھی اتنا لاڈ نہیں اٹھاتے ہیں۔ میری پھپھی جو کہ میرے ابو کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ ہی میری امی سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ میرے ابو نے اپنی پسند سے امی سے شادی کی تھی۔ اب جب وقت گزرتا گیا تو وہی نفرت ان کو مجھ سے بھی ہونے لگتی، جس کی وجہ سے بھی یہ تھی کہ میری شکل ہو میری ماں پر گئی تھی۔ میری پھوپھی جب بھی ہمارے گھر آتی تو ان کے طنز اور تانے کا شکار میں ہوا کرتی تھی۔ میرے ابو ان کو ہر وقت ٹوکتے تھے کہ ان کی گڑیا کو کچھ نہ کہا جائے، مگر وہ منع نہ ہوتی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں کچھ مزید بڑی ہو گئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں تو لڑکیوں کی پڑھائی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی 5 جماعتوں کے بعد اسکول کی خیر بات کہہ چکی تھی۔ میری ایک بہت پکی سہیلی تھی، فریدہ، جو کہ میری پھوپھی کی سگی بیٹی تھی۔ مجھے کبھی کبھار بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ آخر ردا کیسے میرے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھتی تھی، جبکہ اس کی ماں کی نظریں تو مجھے کاٹ کھانے کے کو دوڑتی تھی۔ میں اپنا ہر راز اپنی سہیلی ردا کو بتا دیا کرتی تھی۔ وہ جیسے میرے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ میں کبھی کبھی خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ایک طرف مجھ پر جان چھڑکتے گھر والے تھے تو دوسری طرف میری سہیلی ردا، جس کو میں حد سے زیادہ پیار کرتی تھی، وہ اکثر میرے گھر ہی پائی جاتی تھی۔ میں تو پھوپھی کی وجہ سے وہاں نہ جاتا، مگر اس کو تقریباً روزانہ ہی اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ جب کچھ مزید بڑے ہوئے تو ایک روز ردا نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے پہلے وعدہ لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس نے میرے کان میں آہستہ سے جو کہا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے ردا زوردار چیخ مار کر خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ مجھے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہی تھی آیا وہ سچ بھی تھا۔ مگر پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں خوشی کے مارے جلدی اس کے گلے لگی۔ یہ تو میری اپنی دلی تمنا تھی کہ ردا کو اپنی بھابھی بناؤں۔ آج اس کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ میرے بھائی کو پسند کرتی ہے، میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اگلے دن ہی امی سے بات کی کہ آپ بھائی کا رشتہ لے کر پھوپھی کے گھر جائیں اور جلد از جلد ردا کو میری بھابھی بنا کر اس گھر میں لے آئے۔ میری امی تو یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو اچھے سے میری پھوپھی کی فطرت کا اندازہ تھا۔ میرے ابو بھی کچھ خاص رضامند نہ دکھائی دے رہے تھے، مگر جب میں نے بہت زور ڈالا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بڑے بھائی علیم سے پوچھ تو لو کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ میں نے کچھ دنوں تک جب بھائی سے ردا سے رشتے کی بات کی تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں واقعی میں کافی شاک ہو گئی تھی کہ جو بھائی آج تک شادی کے ذکر سے چڑ جایا کرتا تھا، وہ اب ایسے ایک مرتبہ پوچھنے پر ہی راضی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پھر بڑوں کے آپسی فیصلے کے بعد 2 مہینوں کے اندر میری سہیلی ردا میرے بھائی کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ مگر اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھ پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے امی ابو ایک گاڑی سے ٹکر کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں ان کی موت کے بعد بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ میرے لاڈ اٹھانے والے میرے والدین اب کہیں نہیں تھے۔ مجھے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت تھی، جو مجھے میسر نہ تھا۔ میرا بھائی خود غم سے نڈال ہونے کے باوجود تدفین کے انتظامات میں لگا تھا۔ میری سہیلی ردا نے اس دوران ایک مرتبہ بھی میری طرف پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میری وہ سہیلی جو ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتی تھی، آج اتنے بڑے سہانے کے بعد مجھے ایک نظر دیکھنے تک نہ آئی تھی کہ میں کس حال میں تھی۔
3 दिन बाद जब मैं अपने कमरे से निकली तो सैन में जाने ही लगी थी कि चारपाई पर रिदा फूफी के साथ बैठी खाना खाने में मसरूफ थी। इनकी मुझ पर नजर ना पड़ी थी, वो अपनी किसी बात पर हंसती जा रही थी। मैं हैरान होकर इन दोनों को देखेगी कि अभी तो मेरे वालिदैन को मेरे 3 दिन हुए थे और वो दोनों कैसे खुश दिखाई दे रही थी। एक टीस मेरे दिल में उठी थी। मैं जाने ही लगी थी कि एकदम रिदा की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे आवाज़ दी कि फरवा हमारे साथ खाना खा लो। मैंने रिदा की तरफ देखा जो उस दिन के बाद से आज मुझसे मुखातिब हो रही थी। उसने एक लफ्ज़ ताज़ियत का ना कहा मुझसे। अब तक मैंने नफ़ी में सर हिलाया और अपने कमरे में आ गई। फिर ये सब मामूल बन गया था। रिदा रोज सारा दिन सोती रहती जबकि मैं भाई को नाश्ता देने के बाद सारे घर के काम काज करती थी। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद खाना भी बनाती थी। रिदा का ये रवैया मेरे साथ बहुत बदतमीजी वाला हो चुका था। वो बात बात पर मुझ पर चिल्लाती थी जबकि भाई की मौजूदगी में वो शादी से पहले वाली रिदा का रूप धार लेती। ये सब मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। मैंने अब रिदा से बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था जिसका इस पर कुछ फर्क ना पड़ा था। अब मुझे ऐसे लगने लगा था कि इसकी मुझसे दोस्ती महज मुफाद के तहत थी। वो मुझसे बस इस घर में आने के लिए दोस्ती रखे हुए थी। अब जब इसका मुकम्मल तौर पर इस घर पर राज था तो इसका सलूक मेरे साथ जानवरों से भी बदतर हो चुका था। वो हर तरह के काम मुझसे करवाती, फिर चाहे वो कर सकूं या ना कर सकूं। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई का रवैया भी मेरे साथ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। वो भाई जो पहले मुझे देखे बगैर काम पर ना जाता था, अब इसको कोई परवाह ना होती थी कि मैं घर में मौजूद हूँ या नहीं। बाज़ औक़ात रिदा मुझे 2-2 दिन तक भूखा रखती थी। ये सब इसकी और फूफी की मिली बकत थी। एक दिन मैं किचन में ही काम कर रही थी कि रिदा ने मुझे छत से कपड़े उतार कर लाने का कहा। मैं जब कपड़े लेकर नीचे उतरने लगी तो सीढ़ियों पर ही मेरा टकराव किसी अनजान लड़के से हुआ। मैं इसको देखते ही एकदम घबरा गई थी कि आखिर ये कौन था। मैं एक तरफ से होकर नीचे जाने ही लगी थी कि उसने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली थी। मैंने इस घटिया लड़के को चिल्लाकर कहा कि छोड़ो मेरी कलाई, कौन हो तुम और अंदर घर में कैसे घुसे। अभी मैं यही सब पूछ रही थी कि एकदम से रिदा अली भाई को लेकर सीढ़ियों पर आई और तेज़ आवाज़ में कहने लगी कि देखें अली, मैंने कितनी मर्तबा फरमा को मना किया था कि इस लड़के से बातचीत ना करे, मगर इसने मेरी बात ना मानी। आज ये इस लड़के को घर तक बुला चुकी है। मैं सदमे के मारे रिदा को देखे गई जो कि किस कदर मक्कारी पर मुझ पर इतना गलीज बहतान लगा चुकी थी। मेरे भाई ने पहले इस लड़के को मार मार कर इसका सिर निकाला, फिर तैश में आते ही एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं अपने भाई की मिन्नतें करने लगी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब रिदा की चाल थी, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मेरा हाथ पकड़कर उसने रात के अंधेरे में मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं बहुत ज्यादा रोई, गिड़गिड़ाई, मगर किसी को मुझ पर रहम ना आया। घर से रात के अंधेरे में चलते हुए मैं बहुत खौफजदा हो गई थी कि अब कहाँ जाऊं। मैं तो किसी को जानती तक न थी। चलते चलते मुझे समझना पड़ी और मैं काफ़ी दूर आ गई थी। ये जगह काफ़ी सुनसान थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात की वजह से अंधेरा था, मगर सामने एक पुरानी खस्ता हाल इमारत के दरवाजे पर लगी लालटेन देखकर मैं इसके करीब चली गई। जब इस पर लगा बड़ा सा बोर्ड देखा तो यतीम खाना देखकर आंखों से आंसू जारी हो गए थे। अब मुझे सही मानों में अपना आप एक यतीम लग रहा था। मैं आहिस्ता से इस यतीम खाने में दाखिल हुई तो हर तरफ खामोशी का राज था। रात का वक्त था तो यकीनन इस टाइम सब सो रहे थे। दरवाजे के पास बैठा चौकीदार भी मज़े से सोने में मसरूफ था। मैंने कदम अंदर की जाने बढ़ाए। अंदर एक दरवाज़ा था जिसको धक्का दिया तो वो खुद ब खुद खुलता चला गया था। मैंने इधर उधर देखा तो एक लंबी राहदारी थी जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। मुझे ऐसे अंदर जाना मुनासिब ना लगा था तो वही हाल नुमा कम जगह पर सुबह तक बैठने का इरादा किया। तुम कौन हो लड़की? यहाँ पर तुम्हारे आने का क्या मकसद है? एक अजीब पुरस्कार आवाज ने मुझे डरा कर रख दिया था। मैं झटके से मुड़ी तो सामने ही एक करख्त सी औरत खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। मैंने इसका लिबास देखा जिससे अंदाजा हुआ कि वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। यकीनन वो यतीम खाना में काम करती थी। मैंने थूक निकलते हुए इसको कहा कि मैं यतीम हूँ। इस इमारत पर बाहर लगे बोर्ड पर यतीम खाना लिखा देखा तो अंदर आ गई थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
आप खुदारा मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दे। ये सब बोलते हुए मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू आना शुरू हो गए थे। इस औरत को शायद मुझ पर तरस आ गया था। उसने एक नज़र मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में रहने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारी उम्र मुझे 18 साल से बड़ी लगती है, जिसकी वजह से तुम्हें इधर का किराया देना होगा। मैं इस औरत की बात सुनकर हैरान हो गई कि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, फिर मैं इन लोगों को किराया कैसे अदा करूंगी। इसका मतलब था क्या मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई नौकरी भी ना थी। इस औरत ने कुछ देर मुझे देखने के बाद कहा कि क्या तुम्हें कोई ऐसा काम आता है जिसको महारत से कर सको। मैं सोच में पड़ गई थी। एकदम जहन में चमका हुआ कि मैं छोटी उम्र से ही मेहंदी काफ़ी अच्छी लगाती थी। रिदा में ही बचपन से ही मुझसे मेहंदी लगवाया करती थी। गांव की और भी लड़कियां मेरे घर मेहंदी लगवाने आया करती थी। अम्मी कहती थी कि मेरे हाथों में जादू था, जो कुदरती तौर पर मैं इस कदर खूबसूरत मेहंदी लगा लिया करती। मैंने जब इस औरत को ये सब बताया तो उसने कहा कि ठीक है, अब से यहाँ पर हम लोग इश्तेहार लगा देंगे, जो भी मेहंदी लगवाने आया करेगी तो तुम इस कमाई से हमें किराया देकर बाकी के पैसे अपने पास रख लेना। फिर कुछ ही अरसे में मैं यहाँ पर गुल मिल गई थी। लड़कियाँ यहाँ पर मेरे पास मेहंदी लगवाने आया करती और खुश होकर मेरी फीस से ज़्यादा पैसे दे जाया करती थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए अब काफ़ी अरसा हो चुका था। शुरू में मैं हर वक्त इस इंतज़ार में रहती कि शायद आज मेरा भाई मुझे ढूंढता हुआ आ जाए, मगर मेरा ये इंतज़ार कभी ख़त्म ना हुआ था। जहाँ तक कि इस बात को 7 साल गुजर चुके थे। अब मेरी आंखें हर वक्त मैरान रहती थी। मैं लड़कियों को मेहंदी लगाती थी, मगर खुद कभी भी अपने हाथों पर ना लगाती। एक दिन मेरे पास एक लड़की आई जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसकी शादी होने वाली थी। इसने भर भर कर मेहंदी लगवा रही थी। जब मैं मेहंदी लगा चुकी तो इसको पंखे के नीचे एहतियात से बैठने को कहा ताकि मेहंदी अच्छी तरह से सूख जाए, मगर कुछ ही देर बाद लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे इस लड़की को ऊपर छत पर लेके आना पड़ा था। मेरा दिल नहीं था ऐसे इसको ऊपर आने का, क्योंकि खुले आसमान तरह मेहंदी की खुशबू फैल चुकी थी। मैंने सुन रखा था कि अक्सर इस खुशबू पर जिन्नात और अनदेखी मखलूक आशिक हो जाते हैं। मैंने छत पर चिटाई बिछा दी थी। हम दोनों इस पर बैठकर बातें करने लगे थे। वो लड़की बहुत सारे किस्से सुनाती जा रही थी, जिनको मैं उदासी के साथ सुनती जा रही थी। कुछ देर बाद इस लड़की ने कहा कि बाजी मुझे देर हो रही है और ये मेहंदी भी सूख चुकी है, मुझे चलना चाहिए। वो लड़की ये कहते हुए जा चुकी थी, जबकि मैं वैसे ही बैठी हुई थी। मैंने अचानक दिल में उमड़ती ख्वाहिशों पर मेहंदी की कोन उठाई और महारत के साथ लगाने लगी। कुछ ही देर में मैं मेहंदी का खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने हाथ पर लगा चुकी थी। मैं अपने हाथों को फैलाकर बैठ गई। इस ताज़ा हवा में कुछ देर बैठी ही थी कि ऐसा लगा जैसे हवा तेज़ चलनी शुरू हो चुकी थी। मैंने सर पर जो दुपट्टा लिया था वो इस तेज़ हवा की वजह से सर पर से सिरक गया था। मेहंदी की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। मुझे अजीब सी घबराहट और खौफ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई आहट इर्द गिर्द हो। फौरन अपनी जगह से उठी और नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाए। सीढ़ियों के दरवाजे को बंद देखा तो इसको खोलने लगी, मगर वो दरवाज़ा बहुत सख्ती से बंद हो चुका था। मैंने बहुत ज़ोर लगाया, मगर वो दरवाज़ा किसी सूरत ना खुल सका। ज़ोरदार अंदाज में मैंने दरवाज़ा बजाया और चिल्ला कर किसी को मदद के लिए बुलाना चाहा, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर किसी को मेरी आवाज़ ना आ रही थी। किसी अनदेखी ताकत ने जैसे एक हिसार बना लिया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ इन तक ना पहुंच सकी थी। थक हार कर मैं इधर से दरवाजे के साथ लग कर बैठ गई थी। आंसू मेरी आंखों से मुसलसल बहते जा रहे थे। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर इस छत पर कोई अनदेखी मखलूक थी तो इससे हिफाजत के लिए मुझे कलाम पाक पढ़ना चाहिए। मैंने अच्छे से अपने सर पर दुपट्टा कस लिया, हाथों को भी दुपट्टे के अंदर छुपा लिया था। इन 7 सालों में इस यतीम खाने में अकेले रहते हुए मैं बहुत सारी कुरानी सूरतें हिफ्ज़ कर चुकी थी। मैंने जल्दी से अल्लाह का नाम लेकर सूरत जिन की तिलावत करना शुरू कर दी थी। 3 मरतबा सूरत जिन पढ़ने के बाद खुद पर और चारों तरफ फूंकते ही एकदम से हर तरफ गहरी खामोशी छा गई थी। अभी कुछ देर पहले जो भयानक तूफान आया था वो बिल्कुल थम चुका था। मैं अपनी जगह से उठी और पीछे दरवाजे को खुला देखकर अपने रब का शुक्र अदा करती नीचे की जानिब भागी। मेरा चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ चुका था।
भागते हुए जैसे ही कमरे में आई तो बाकी की लड़कियां कब की सो चुकी थी। मैं बाथरूम गई और अच्छे से अपने हाथों को रगड़ कर धोया ताकि ज़रा भी मेहंदी की खुशबू ना आए। मैं अपने हाथों पर चढ़े सुर्ख रंग को देखकर साकित रह गई, जो कि थोड़ी देर मेहंदी लगाने से इतना गहरा चढ़ा था। जल्दी से हाथ पूंछे और बिस्तर पर आकर लेट गई। अब मैंने सोच लिया था कि कभी दोबारा ऐसी छत पर मेहंदी लगी हाथों से ना बैठूंगी। बिस्तर पर लेटने के कुछ देर बाद ही मेरी आंख लग गई थी और मैं नींद की माधियों में खोती चली गई। अगले दिन का सूरज शुरू हुआ तो मैं जल्दी से बिस्तर से उठी। अपने रोजाना के काम काज हम लड़कियां खुद ही करती थी, जिनमें बाजार से अपने लिए सौदा लाना भी शामिल था। आज हम सब लड़कियों ने बाजार से कुछ जरूरत का सामान लेने जाना था। मैंने नाश्ता से फारिग होकर जल्दी से चादर ओढ़ी और एक लड़की को अपने साथ आने का कहकर बाजार रवाना हो गई। आज चूंकि इतवार का दिन था तो बहुत ज़्यादा रश था। हर कोई छुट्टी के दिन बाजार आया हुआ था। मेरे हाथों पर चढ़ा मेहंदी का रंग भी जो देखता काफ़ी मुतासिर होता था। चलते चलते दुकान पर एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। इस लड़की ने जब मेरे हाथ पर इतनी खूबसूरत मेहंदी देखी तो पूछा कि क्या आप ये मेहंदी खुद लगाती हैं। मैंने हाँ में जवाब दिया। इस लड़की ने नकाब से चेहरा ढका हुआ था। इसने जाते जाते कहा कि कुछ अरसे में इसकी शादी है तो मुझसे मेहंदी लगवाने आएगी। मैंने इसको यतीम खाने का पता बता दिया। अभी इस बाजार से निकलने लगी थी कि बेध्यानी में मेरी नज़र हाथ पर गई तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मेरे हाथ इस वक्त बिल्कुल साफ थे। मेहंदी का वो डिज़ाइन जिसकी सबने तारीफ की थी इस वक्त गायब था। मुझे समझ न आया कि आखिर ये कैसे हो सकता था। मेरे ज़हन में रात का सारा मंजर घूम गया था जिसने मेरा दिल दहला कर रख दिया। मैं सोचने लगी थी कि कहीं ये मेहंदी भी तो इस अनदेखी ताकत की वजह से गायब नहीं हुई थी, क्योंकि अचानक से मेहंदी वाला इस हाथ साफ हो जाना एक जादुई अमल था। मैं बस जल्दी से अपना ज़रूरी सामान लेकर यतीम खाने आ गई थी। कमरे में सामान रखने के बाद मैं सफाई के कामों में लग गई थी, जबकि मेरे साथ कमरे में दूसरी लड़की खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। सारे काम करते हुए शाम का वक्त होने लगा था। मेरी आदत थी जब भी फारिग होती थी शाम के वक्त नीचे चमन में चहलकदमी किया करती थी। इस चूँकि दूसरी लड़कियां खाना खाकर बर्तन वगैरह धो रही थी तो मैं अकेली चमन में आ गई थी। आज मुझे भूख ना लगी थी क्योंकि खाने में दाल चावल बने थे जो कि मुझे बचपन से ही नापसंद थे। मैं हमेशा से ही सब्र शुक्र करने वाली लड़की थी और जब से यतीम खाने में आई थी कोई भी ख्वाहिश करना तो मैंने छोड़ ही दिया था, मगर ये दाल चावल मुझसे ना खाए जाते थे। अब चलते हुए मुझे कुछ भूख का एहसास भी हो रहा था। एकदम से अपने पीछे कदमों की आहट महसूस होकर रुक गई। जब वो आहट आना बंद हुई तो आहिस्ता से पीछे मुड़ी। सामने कमरे में मेरी एक साथी खड़ी मुस्कुरा कर मुझे देख रही थी। मैं हैरान थी कि वो अभी कुछ देर पहले तो तबीयत ख़राब होने की वजह से जल्दी कमरे में सोने चले गए थे, जबकि इस वक्त वो काफ़ी चुस्त दिखाई दे रही थी। मैंने इसको कहा कि सना तुम तो सोने चली गई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा कि हाँ मेरा इरादा था, मगर फिर तुम्हें जहाँ अकेले चहलकदमी करते देखा तो आ गए। वो मुझसे चलते हुए काफ़ी बातें कर रही थी जिनमें ज़्यादातर मेरे बारे में पूछ रही थी। मुझे ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि आज तक किसी ने मेरे बारे में जानने की कोशिश ना की थी। हर कोई अपने ही दुखों में गर्क होता था, मगर सना मेरे साथ काफ़ी नरमी से बात कर रही थी। मुझे इसके लहजे में अपने लिए मोहब्बत नज़र आई थी। जब बातों बातों में मैंने उसको अपना खाना ना खाने की वजह बताई तो वो किसी काम का बहाना करके वहाँ से चली गई थी। मैं दोबारा से चलने लगी थी कि एकदम से सना जाने कहाँ से नहूदार हुई थी। मैं डर के मारे एकदम दिल पर हाथ रखते पीछे हुई क्योंकि वह अचानक से मेरे सामने आ गई थी। इसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें मुझे चना चाट देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया था। मैंने इसके हाथ से वो प्लेट ली और फटाफट खा गई थी क्योंकि वह हाथ से ज़्यादा लजीज थी। मैंने आज तक ऐसी चना चाट नहीं खाई थी। मुझे चाट खाते वक्त ये एहसास ही ना हुआ। एक दफ़ा सना से भी पूछ लूँ अगर वो खाना चाहती हो तो। अब शर्मिंदगी से इसकी तरफ मुड़ी थी कि इसको वहाँ मौजूद ना पाकर हैरान हुई। मैंने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट यतीम खाने के बावर्ची खाने में रखी और कमरे में आ गई थी। वहाँ पर सना को सोते देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। इतनी जल्दी वो कमरे में आकर कैसे सो गई थी, ये सब काफ़ी अजीब लगा था मुझे, मगर इस वक्त इसको उठाना मुनासिब ना था। मैंने ईशा की नमाज अदा की। इसके बाद अपने रब का शुक्र अदा करके सोने लेट गई थी। मुख्तलिफ सोचों को जहन में रखते हुए जल्द ही नींद की वादी में चले गए।
अगले दिन मेरी आँख खुली तो सबसे पहले ख्याल सना का ही आया था। मैंने इसके बिस्तर की तरफ देखा मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दी थी। मैं इसको रात की चाट के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद वो मुझे एक तरफ कमरे में झाड़ू लगाते दिखाई दी। इस वक्त कमरे में कोई और भी मौजूद ना था, इसलिए मैं जल्दी से इसके पास गिर कहा कि सना, रात की चना चाट के लिए बहुत शुक्रिया। वो मेरी बात सुनकर ना समझी से मुझे देखने लगी। तुम कौन सी चाट की बात कर रही हो? फरमा, मैंने तो तुम्हें कोई चाट नहीं थी। तो मैं तो कल शाम को तबीयत खराब होने की वजह से जल्दी सो गई थी। सना की बात सुनकर मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर सना रात को सो रही थी तो मेरे पास वो कौन आई थी जो हूबहू सना जैसी ही दिखती थी। इसकी आवाज़ तक सना की जैसी थी, जिसकी वजह से मुझे यकीन ना आ रहा था कि वो कोई और लड़की हो सकती है। सना झाड़ू लगाने के बाद वहाँ से चली गई थी, जबकि मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गई थी। मुझे अब डर लगने लगा था कि जरूर कोई अनदेखी ताकत थी जिसने सना का रूप इख्तियार किया था, क्योंकि सना से तो आज तक मेरी बातचीत ना हुई थी, जबकि रात को वो मुझसे काफ़ी अपनाइयत से बात करती रही थी। मैंने एक खौफजदा निगाह पूरे कमरे पर दौड़ाई। मैं फिर सर झुक कर कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने अपने आप को ज़्यादा कामों में मसरूफ़ कर लिया था ताकि कोई भी खौफजदा कर देने वाला ख्याल ज़हन में ना आए। मुझे आजकल इस बात की भी फिक्र खाई जा रही थी कि महीने का आखिर आने वाला था, जबकि मेरे पास पैसे अभी तक जमा ना हुए थे किराया देने के लिए। अगर मैं किराया ना दे सकी तो यतीम खाने वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मैंने यहाँ की हर लड़की से बात कर रखी थी कि अगर इनके जाने वालों में से कोई मेहंदी लिखवाना चाहे तो इनको मेरा बता दे, मैं मुनासिब कीमत में ये काम कर दूँगी। मगर इतने दिन गुजरने के बावजूद कोई भी लड़की अब तक मेहंदी लिखवाने ना आई थी। वार्डन भी मुझे आकर 2 मरतबा किराया के पैसों का कह चुकी थी। मैंने इससे 2-3 दिन की मोहलत मांगी थी। मैं हर रोज़ नमाज में दुआ करती कि मेरी मदद कर दे। अचानक से शाम के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि कमरे में सना मुझे बुलाने आई कि कोई लड़की आई है मेहंदी लिखवाने के लिए। मैंने इसको कहा कि इस लड़की को ऊपर भेज दो, मगर वो मुझे अपने साथ घर लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि इनके घर वाले काफ़ी पर्देदार थे। इनकी लड़कियां घर में ही रहकर मैं बनाव सिंगार किया करती थी। मुझे ऐसे एक अनजान लड़की के साथ इसके घर जाना काफ़ी अजीब लगा था, मगर फिर इसने ये कहकर मुझे राजी कर लिया कि इसका घर जहाँ इस यतीम खाने से काफ़ी नज़दीक था। मैंने अपने सर पर चादर अच्छे से ओढ़ी और इसके घर जाने के लिए निकली। मैंने इस लड़की को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि वो ये वही थी जो बाजार में मुझे मिली थी। मैं इसके घर के करीब ही थी कि वहाँ पर बहुत सन्नाटा महसूस करके इस लड़की से पूछा कि तुम्हारे घर में तो शादी है, फिर इतनी खामोशी क्यों है? उसने कहा कि हम लोग शादी पर शोर शराबा नहीं करते, बल्कि अल्लाह की इबादत करते हैं ताकि शादीशुदा जोड़े के रिश्ते में बरकत हो। मैं इस लड़की की बात सुनकर काफ़ी मुतासिर हुई थी। वो मुझे लेकर जब घर में दाखिल हुई तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इस लड़की ने घर में घुसते ही दीवार पर हाथ मार कर लाइट जलाई तो हर तरफ उजाला हो गया था। रोशनी होते ही मैंने देखा कि सामने एक बड़ी सी चटाई बिछी हुई थी, इस पर कुछ आदमी बैठे हुए थे। इन आदमियों का रुख दूसरी तरफ था। इन सब ने अपने सिरों पर सफ़ेद रंग की पगड़ी पहन रखी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया तो वो कोई 11 आदमी थे। इस लड़की की तरफ देखा तो अब इसका हिजाब हट चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने इस जैसा गैर मामूली हुस्न आज तक ना देखा था। इस लड़की ने मुझे अपने पीछे आने का कहा। मैं इसके साथ चलती हुई एक कमरे में आ गई थी। अपने हाथ में पकड़ी मेहंदी की कौन से इसके हाथों में महारत के साथ डिज़ाइन बनाने लगी थी। जब मेहंदी लगा ली तो इस लड़की ने मुझे अपने काम के पैसे दिए। मैं उठकर जाने लगी थी कि अचानक से बाहर बैठे इन आदमियों का ख्याल आया। मैंने इससे पूछा तो वो कहने लगी कि बाहर बैठे आदमी इसके भाई थे, वो जाना भाइयों की इकलौती बहन है। मैंने इससे पूछा कि वो वहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे, तो इसने बताया कि वो सब इकट्ठे बैठकर कोई अमल करके एक हिफाजती हिसार बना रहे थे, क्योंकि इनके काफ़ी सारे दुश्मन थे। मैंने इस लड़की से मज़ीद सवाल ना पूछे, क्योंकि इतना सब कहते हुए भी इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो मुझे किसी बहुत बड़ी परेशानी में लगी थी। मैं इसे पूछना चाहती थी, मगर दिल में एक डर सा था। पहले ही मेरे साथ इतना कुछ हो चुका था, अब मज़ीद खौफनाक वाक़यात नहीं सह सकती थी। मैं घर से निकलने लगी तो वो 11 आदमी अभी तक वैसे ही बैठे थे। मैं इस लड़की को खुदा हाफिज़ कहकर वापस आ गई थी। अपने कमरे में आकर मैंने वो पैसे देखे तो काफ़ी ज़्यादा थे। इनसे मैं आसानी से किराया अदा कर सकती थी। मैंने फ़ौरन वार्डन के कमरे का रुख किया। इनको किराए की रकम अदा करने के बाद जो पैसे बच गए थे, इनसे कुछ खाने का इरादा किया।
अभी बाहर जाना चाहती थी मगर अकेले ऐसे निकलने से डर लग रहा था। मैंने अपने साथ ही एक लड़की को दिया और बाहर निकल गई। चलते चलते अचानक से इस लड़की के पैर में तकलीफ होने लगी थी, जिसकी वजह से इसने मजीद आगे जाने से इनकार कर दिया था। मैंने इसको वापस जाने का कहा और अकेले ही कुछ खाने का लेकर वापस आई। अभी इस यतीम खाने से कुछ फासले पड़ी थी कि मेरी नज़र इस घर पर पड़ी जहाँ पे इस लड़की को मेहंदी लगाने गई थी। इस घर के ऊपर कुछ परिंदे उड़ रहे थे जो कि सफ़ेद रंग के थे। इन परिंदों से एक अजीब किस्म की रोशनी कर रही थी। मुझे ये नज़ारा देखकर भूल गया था कि मैंने वापस भी जाना था। मेरे कदम खुद ब खुद इस जानिब चलना शुरू हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता इस घर के दरवाजे पर पहुंचकर जब दरवाजे को खोलना चाहा तो वो खुल गया था। मैंने अंदर की जानिब कदम बढ़ाए तो बेख्तियार निगाह इस जगह पर गई जहाँ पर कल रात कोई नजारा आदमियों को देखा था। इस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद ना था, मगर मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुसलसल कुछ भड़का जा रहा था। मैंने आंखें बंद करके महसूस करना चाहा तो अंदाज़ा हुआ कि कोई कलाम पाक पढ़ रहा था। वो बहुत सी आवाज़ें मालूम हो रही थी। खुश आमदीद हमारे घर में। एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी तो मैं चटके से रुख मोड़ा। सामने ही वो 4 आदमी खड़े थे। वो सब के सब मुझे ही देखे जा रहे थे। इन सब की शक्लें एक जैसी थी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था कि 11 लोग एक ही तरह के हों। मैंने अपनी निगाहें आस पास लड़की की तलाश में घुमाई जो कि मुझे कहीं ना दिखाई दी। इन आदमियों को देखकर अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो आहिस्ता से मेरी जानब बढ़ने लगे थे। मैं खौफ खाते पीछे की जाने खिसकने लगी थी। मैं वहाँ से भागना चाहती थी मगर किसी अनदेखी ताकत ने मेरे कदम मजबूती से जकड़े हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि अब मैं कैसे अपनी जान बचाऊंगी इन 4 आदमियों से। मैंने इनसे पूछा कि आप सब कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं। उनमें से एक जो सबसे पहले नंबर पर खड़ा था वो तो कुछ आगे आया और कहने लगा कि उस रात जब आप यतीम खाने की छत पर मेहंदी लगाकर सूरज जिन की तिलावत कर रही थी तो हम भी वहाँ पर ही थे। हमारा एक बहुत बड़ा अमल चल रहा था जिसमें अपने खानदान के सब दुश्मनों को ख़त्म करना था। वो आंधी हमारे अमल से ही हर तरफ चलना शुरू हो गई थी। आपकी मेहंदी की खुशबू ने हम 11 दिनज़ादों के अमल में खलल डाला था, जिसकी वजह से वो दुश्मन हम पर हमला कर गए थे। इस हमले के जवाब में हम काफ़ी ज़्यादा तैश में आ गए थे और इस बात का बदला आपसे लेना चाहते थे, मगर जो ही आपके मुंह से सूरज जिन की तिलावत सुनी तो हमारे इरादे बदल गए थे। एक जिनजात के पास बेशक अल्लाह ने बेइंतहा पुरस्रार ताकतें देकर दे रखी हैं, मगर जब एक इंसान अल्लाह के कलाम की मदद लेता है तो फिर इसका मुकाबला कोई काली ताकत नहीं कर सकती है। अब चूँकि आपकी वजह से ही हमारे अमल के दौरान खला आया था तो आपको हमारी मदद हर सूरत करनी होगी, वरना इस गोल दायरे से आप सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकेंगे। मेरा रंग इन आदमियों की बात सुनकर सफ़ेद पड़ गया था कि वो सब के सब जिनजात थे। मेरे ऊपर 11 जिनजादों का साया था और ये तब तक मेरी जान ना छोड़ने वाले थे जब तक मैं इनकी मदद ना कर देती। मैं माऊफ ज़हन के साथ ये सोचे जा रही थी कि भला मैं एक मामूली इंसान होकर कैसे इन 11 जिनजादों की मदद कर सकती थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो वाकई मैं एक गोल दायरे के अंदर खड़ी थी। जो गोल दायरा इन 11 जिनजादों ने अपनी पूरी इसरार ताकतों से बनाया था। मेरी टांगें मुसलसल खौफ की वजह से कांप रही थी। मैंने इनसे पूछा कि मैं आखिर आप सब की कैसे मदद कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि आपको आज सारी रात जागकर हमारे साथ एक बहुत बड़े चिले में शरीक होना होगा, जिसमें पूरी रात जागकर आप सूरज जिन की तिलावत करेंगी। इस दौरान आपने एक मरतबा भी रुकना नहीं है, वरना मुकाली ताकतें हम पर हमला कर सकती हैं, जो कि हमारे साथ साथ आपकी अपनी जान के लिए भी खतरे का बाइस है। मैंने इनकी बात पर रजामंदी दे दी थी क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ना था। इन पूरी इसरार व फलूक ने इससे जल्द से जल्द अपनी जान छुड़वाना चाहती, क्योंकि मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। मुझे चूँकि सूरज जिन जुबानें याद आती थी, इसलिए मैंने आहिस्ता ज़मीन पर बैठने के बाद सर पर दी चादर दुरुस्त की। वो 11 जिनजात भी मेरे सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू हो चुके थे। मैंने भी सूरज जिन पढ़ना शुरू की। पढ़ते पढ़ते मुझे समझ ना आई कि काफ़ी देर गुजर गई थी।
مجھے کافی تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر بغیر رکے مجھے یہ عمل مکمل کرنا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد جب کانوں میں اذان کی آواز گونجی تو اپنی آنکھیں کھولی، وہ جنات بھی اب اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے۔ میری نظر جب اس گول دائرے پر گئی تو وہ اب نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میں آزاد تھی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری مدد کر کے ان کاری طاقتوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو کبھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آپ جب کبھی بھی کسی مشکل میں ہوں گی تو اپنے ہاتھ پر مہندی لگا کر سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ہم 11 دن زیادہ آپ کی مدد کو حاضر ہو جائیں گے۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور یتیم خانے جانے کے لیے ایک قدم بڑھائے۔ جہاں آتے وقت میں جتنی خوفزدہ تھی، واپسی پر دل کچھ پرسکون تھا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ پوری سرار واقعات ہو رہے تھے وہ انہی 11 جنات کی وجہ سے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچی تو سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر سونے لگی۔ ساری رات جاگنے کے باعث بہت نیند آ رہی تھی۔ صبح اٹھی تو ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے وارڈن نے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں فوراً ان کے پاس گئی تو وہاں پر اسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ وارڈن نے مجھے اس لڑکی کے آنے کا مقصد بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے ہیں جن کا رشتہ وہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ میں نے اس نیک دل لڑکی کا شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا، جو کہ ایک نیک انسان کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے گھر شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے جلدی سی ویڈیو کو لائک کر دیں اور جانے سے پہلے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آگے بھی آپ کے لیے اچھی سی پوری اسرار خوفناک کہانیاں لے کر آ سکوں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔